गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला से आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन अवश्य पूछे जाएगा, ये निश्चित रूप में आप ये सोच के चलिए। देखिए, मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो आपके महिला आरक्षण बिल की बाद में बात करूंगा। महिला आरक्षण का इतिहास कैसा रहा, जो आज डेट में अगर मैं कहूँ संसद के अंतर्गत जिस प्रकार से एक पूरे देश में महिला आरक्षण को लेकर जिस प्रकार से एक उबाल मचा हुआ है, ये क्या है, इस पे हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। देखिए दोस्तों, राजनीति के अंतर्गत हम अगर राजनीतिकरण को अगर देखें तो यहाँ पर जिस प्रकार से महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई है, विशेष रूप से ये बिल इससे संबंधित है। अब महिलाओं को किस प्रकार से आरक्षण दिया जाए, देखिए अगर आप देखोगे चाहे लोकसभा या विधानसभा या फिर क्षेत्र पंचायत या फिर आपके ग्राम पंचायत स्तर पर अगर देखोगे, प्रतिनिधित्व के तौर पर अगर हम देखते हैं तो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत ही ना के बराबर है। अगर हम बताएं, चाहे आपकी जनरल कैटेगरी में बात करो या एससी कैटेगरी की बात करो या एसटी कैटेगरी की बात करो या ओबीसी कैटेगरी की बात करो, तो इन समाज की महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो कहीं ना कहीं राजनीति क्षेत्र में बहुत ही कम है, ना के बराबर अगर हम बात करें। वहीं अगर हम एससी एसटी ओबीसी की बात करूं तो इन महिलाओं का कहीं पर ही जनाधार है ही नहीं। अब इन महिलाओं को राजनीति के अंतर्गत इनको भी लाने की ये कोशिश की जा रही है कि इन महिलाओं को आरक्षण के आधार पर जो सीटें हैं लोकसभा की, तो उन सीटों में महिलाओं के लिए अलग से सीटों का निर्धारण किया जाए, जिससे भी महिलाओं को आर्थिक रूप में सशक्त होकर महिलाएं भी क्या करें, आपके देश में राजनीति के अंतर्गत अपना प्रतिनिधित्व करें। पुरुष तो कर ही रहे, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हमारा भारत जो आपके पुरुष प्रधान है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि जो ये थ्योरी है ये गलत है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को भी राजनीति में अपना कदम रखने चाहिए और महिलाओं को भी आगे बढ़ चढ़ कर इसमें अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहिए। जहां मैं ओबीसी की बात करूं तो विशेष रूप से ये बिल एससी और ओबीसी की महिलाओं पर ये केंद्रित है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो मैं जो एससी कम्युनिटी की जो महिलाएं हैं तो उनका प्रतिनिधित्व आपके संसद के अंतर्गत एक भी महिलाएं आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी से भी कोई भी आता संसद में किसी प्रकार की महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो वहां से कम महिलाएं जाती हैं, क्योंकि उस वर्ग के अंतर्गत जो पुरुष वर्ग है, तो कहीं ना कहीं जब महिला सीट आती तो वो अपने पत्नी को उस पद से क्या करते हैं, आपके चुनाव लड़ाते हैं। जो निम्न वर्ग हैं तो उन वर्गों के लिए कहीं ना कहीं ये दिक्कत है और वहां पर उनको प्रतिनिधित्व उनको आगे बढ़ाने का मौका नहीं दिया जाता, जिससे कि देश की जो समस्या है गरीब तबके की या कहीं जो पिछड़े जनजातियों की बात करें तो उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हुआ और जो पटल पर रखने का यहाँ पर कार्य किया जाए। अब देखिए, महिला आरक्षण का अगर मैं इतिहास की बात करूं तो महिलाओं के लिए राजनीति आरक्षण का इतिहास किस प्रकार से रहा, आप देखोगे जब भारत आंदोलन की स्थिति में था, जब भारत में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो उस टाइम पर भी महिलाओं का किस प्रकार से आरक्षण की बात की गई थी। वहां पर आप देखिएगा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात करें 1936 में, आप ये याद रखिएगा 1936 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन महिलाओं के लिए राजनीति सशक्तिकरण की यहाँ पर एक नींव रखी गई थी, जिसके अंतर्गत महिलाओं को यहाँ पर कहीं ना कहीं सशक्त करने के लिए राजनीति में उनकी सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए 1936 में यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत एक जो महिला सम्मेलन यहाँ पर कराया गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1946 में भारतीय संविधान सभा में एक बैठक हुई थी। उस बैठक में महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा उठा और जब ये बैठक हुई 1946 में, जब कैबिनेट की पहली जो बैठक हुई थी 1946 के अंतर्गत, तो महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा उठा। और अगर कहें जो मुद्दा उठा तो कहीं ना कहीं पुरुष वर्चस्व होने की वजह से ये अंतर्गत ये क्या हुआ, खारिज कर दिया गया है। इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व की बात को पूरी तरीके से यहाँ पे खारिज कर दिया गया था। कब किया गया था, कभी क्वेश्चन बनता है कि कब 1946 में महिलाओं का जो मुद्दा उठा था तो उससे संबंधित क्या निर्णय निकला, तो ये जो मुद्दा था पूर्णतः गत्वा इसे क्या कर दिया था, खारिज कर दिया गया था। आपको इतना पता होना चाहिए। उसके बाद 1947 की बात करते हैं तो 1947 में एक हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो महिला रही रेणुका रे, जिसका नाम है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बात कर रहा हूँ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी रेणुका रे,
इनके द्वारा एक थॉट कहा गया था, इनके द्वारा कहा गया था कि हम मानते थे कि जब अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले पुरुष जब सत्ता में आएंगे तो महिलाओं के महिलाओं के अधिकारों की और स्वतंत्रता की यहाँ पर गारंटी देंगे। देखिए, यह स्वतंत्रता संग्राम जो महिला थी रेणुका रे, इनको द्वारा स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया था कि जब हम ये सोचते हैं कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो आजादी के अंतर्गत जिन पुरुषों ने सहयोग दिया, जो महिला ने सहयोग दिया, कहीं ना कहीं जब ये चुनकर सामने आएंगे, जब आजाद हो जाएगा भारत, तो कहीं ना कहीं ये पुरुष समाज कहीं ना कहीं महिलाओं को उनके अधिकारों की या उनको स्वतंत्रता के अधिकार, ये तमाम जो अधिकार है उनकी स्वतंत्रता के तौर पर गारंटी देगा कि आपके ये अधिकार हैं, इन अधिकारों को कोई छेड़ नहीं सकता। आप जैसे आप देख पा रहे होंगे कि महिलाओं की हम बात तो कर रहे हैं, आपने देखा होगा कल उज्जैन नासिक में एक बच्ची के साथ किस प्रकार से दरिंदगी की गई थी। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि महिलाएं आज भी कहीं ना कहीं पुरुष समाज के बलबूते उनका शोषण होते जा रहा है। आप चाहे किसी पद पे भी चले जाओ तो शोषण ये बंद होने वाला नहीं है। आप देख, जब तक हमारी मानसिकता सही नहीं होगी तब तक ये कृत्य रुकने वाले नहीं है। हमारे अपनी मानसिकता साफ होनी चाहिए, हमें महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए। ये अब देखिए, इन्होंने कहा कि भैया जब पुरुष सत्ता में आएगा तो हमारे अधिकारों की बात करेगा और हमारी सत्ता और स्वतंत्रता की क्या करेगा, कहीं ना कहीं ये गारंटी देगा। तो ये इनके द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं 1971 की बात है, केंद्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने CWS, ठीक है, इस विभाग ने भारतीय महिलाओं की स्थिति पर समिति बनाई और स्थानीय निकायों पर आरक्षण का यहाँ पर समर्थन किया। 1971 की बात कह रहा हूं बच्चों। 1971 में केंद्रीय शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय ने एक महिलाओं की क्या की थी, एक समिति बनाई गई थी, जिसे भारत में महिलाओं की समिति की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो एक समिति बनाई गई थी। उसमें यह निर्णय दिया गया कि जो स्थानीय निकाय चुनाव होते हैं तो उन स्थानीय निकायों में महिलाओं का भी क्या करना चाहिए, आरक्षण का वहां पर प्रावधान करना चाहिए और इसका समर्थन यहाँ पर किया गया। और आते आते अगर हम देखें धीरे धीरे समय अंतराल जिस प्रकार से बीता, तो समय की पहिए के आधार पर हम देखें तो 1987 में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, तब तत्कालीन जो उसमें केंद्रीय मंत्री रहे थे मार्गरेट आव्ला की हम जब बात करें तो उसमें ये तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री रहे, तो इन्होंने महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना बनाई। याद रखिएगा, इनके द्वारा किसके द्वारा बनाई गई थी, जो जिसमें राजीव गांधी थे उस टाइम पे, उस तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री रहे मार्गरेट आव्ला की हम बात करें, तो इन्होंने महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना बनाई थी 1988 में ये लॉन्च की, जिसके अंतर्गत जो पंचायत थे, पंचायत स्तर से लेकर संसद तक की यहाँ पर क्या की गई थी, आरक्षण में कहीं ना कहीं सहमति यहाँ पर बनाई गई थी। देखिए, हम बात करें कि स्थानीय निकाय से लेकर या कहें पंचायत चुनाव से लेकर, अगर हम बात करें पंचायत चुनाव से देखें तो पंचायत से लेकर आपके संसद तक, लोकसभा की अगर बात है, संसद के अंतर्गत ये कहें उसके स्तर तक के जितने भी चुनाव कहीं ना कहीं उसमें आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर सहमति बनी थी। और आते आते मिड तक आते आते क्या स्थिति रही तो उसमें भी हम चर्चा करेंगे। आपको याद होना चाहिए 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, याद रखो, इसे नोट भी कर लीजिए अगर करना चाहते हो तो। ये वाला जो पॉइंट लिख रहा हूं, बता रहा हूं, तो इसको नोट कर लिए। 73वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें 73वां के साथ अगर हम एक और जोड़ देते हैं 74वां, ठीक है, 74वां, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन में उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री रहे पी नरसिम्हा राव की ये सरकार थी। देखिए, पी नरसिम्हा ये राव की यहाँ पर क्या थी, ये सरकार थी, ठीक है, यहाँ पर पी नरसिम्हा राव की ये सरकार थी। और यहाँ पर इन्होंने ग्राम पंचायत से लेकर ग्राम और शहरी निकायों में महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण देने की बात की गई है। और यहाँ पर कितना % आरक्षण दिया गया महिलाओं को, अगर हम बात करें तो 33%, ठीक है। नरसिम्हा राव की सरकार ने जो शहरी और ग्रामीण निकाय की अगर बात करते हैं, ग्राम पंचायतों में और आपके जो
शहरी निकायों की में महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया था वो आपके 33% के अंतर्गत इनको दिया गया था। ये जो दिया गया था ये महाराष्ट्र में दिया गया था, ठीक है, यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र के अंतर्गत, ठीक है, 33% का जो प्रावधान हुआ महाराष्ट्र में हुआ, आपके बिहार में हुआ और आपके झारखंड में हुआ। देखिए बिहार, झारखंड, ठीक है, इन राज्यों में यहां पर हुआ। और साथ ही अगर मैं बात करूं, जो मैं राज्यों की बात कर रहा हूं, ये तो आपके महाराष्ट्र है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 50% की बात करते हैं, 50% जो आरक्षण देने की अगर बात करते हैं वो आपका बिहार रहा, ठीक है, झारखंड रहा, ये केरल रहा। तो यहां पर इन राज्यों में क्या हुआ था, 50% आरक्षण यहाँ पर का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। 50% आपके ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों में यहाँ पर महिलाओं को 50% आरक्षण देने की यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। अब देखिए कभी क्वेश्चन बनता है कि महिला आयोग की जो गठन हुआ था किस वर्ष हुआ था। महिला आयोग की अगर हम बात करें तो भारत में महिला आयोग का जो गठन हुआ था आपके 1992 में महिला आयोग का यहाँ पर गठन किया गया था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। और महिला आरक्षण विधेयक की अगर हम बात करें तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से बहुत ज्यादा सेंसिटिव क्वेश्चन बनते हैं। अगर महिला आरक्षण विधेयक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देवगौड़ा जी की जब सरकार थी, देवगौड़ा जी की जब सरकार थी 12 सितंबर 1996 की बात कर रहा हूँ, 12 सितंबर 1996 में जब देवगौड़ा की जब सरकार थी तो यहाँ पर एक संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन यहाँ पर हुआ था। वो संविधान संशोधन की अगर हम बात करें वो हुआ था आपके 81वां जो संविधान संशोधन था। इसमें एक विधेयक पेश किया गया था। इसमें कहा गया था कि भैया इसमें 1/3 सीटें यहाँ पर क्या होंगी, आरक्षण करने की यहाँ पर मांग की गई थी। 1/3 सीटों को यहाँ पर आरक्षण देने के लिए यहाँ पर महिलाओं के लिए की बात की गई थी। और इसके समर्थन की अगर बात करूं तो इसके समर्थन में और साथ ही विरोध में भी कुछ कारण रहे, विरोध भी रहा। कोई सदन के अंतर्गत मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोगों में से 50% लोग इसके समर्थन में रहे होंगे, 50% के विरोध में रहे। तो ये जो कारण रहा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओबीसी वर्ग की जो महिलाएं थी उनका आरक्षण का ये मुद्दा था। याद रखिएगा ओबीसी वर्ग की जो महिलाएं थी उनका आरक्षण का यहाँ पर मुद्दा रहा। तो इसमें समर्थन और विरोध का यहाँ पर कहीं ना कहीं सामना करना पड़ा था। ये बहुत ज्यादा आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें हमारे सामने उभर के समक्ष आती हैं। अब बात करूंगा कि भैया गुलजार सरकार, जब गुलजार जी की जब सरकार थी तो उस टाइम पे किस प्रकार से आरक्षण की प्रावधान की व्यवस्था की गई थी, क्या उस समय रहा, ठीक है, उसमें भी हम गौर करेंगे कि क्या चीजें रही थी, ठीक है। अगर हम बात करें गुलजार की सरकार, देखिए गुलजार की सरकार के बाद, ठीक है, इनकी जो सरकार रही तो इनकी जो सरकार रही 1996 की बात है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया था, बैठक बुलाई गई थी। इसमें कोई भी जब ये बैठक बुलाई गई तो इसका जो नतीजा रहा वो क्या रहा, विफल रहा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं रहा। और जितने भी ओबीसी के जो सांसद थे उन्होंने ही इसका विरोध कर दिया। आज हम जो बात उठ रही है कि महिला सांसदों या महिलाओं के आरक्षण की बात करें तो कहीं ना कहीं ओबीसी महिलाओं का प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, एससी महिलाओं की प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, आपकी जनरल महिलाओं की प्रतिनिधित्व की बात हो रही है, साथ ही हम बात करें एसटी महिलाओं की, हम ये बात करें। अब यहां पर अगर आप देखोगे जो नीतीश समता पार्टी थी उस टाइम पे, तो यहां पर नीतीश सरकार की अगर हम बात करें तो यहां पर बिहार के अंतर्गत जो समता पार्टी रही तो यहां पर आज अगर हम बात करें बिहार में जब नीतीश सरकार की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा नीतीश सरकार जो आपके बिहार के अंतर्गत है, बिहार आज की बात करता हूं वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में। अब इस राज्य में देखोगे जो ओबीसी महिलाओं में कि जो आबादी की अगर बात करो, जो महिलाओं की आबादी रही तो उसमें किस प्रकार से इन्होंने उस चीज को विभाजित किया गया है वो बड़ा देखने लायक रहेगा। देखिए
आज अगर हम देखें महिला, यहाँ पर 29 महिलाएं की बात है, हाँ ठीक है, यहाँ पर 29 महिलाओं को लिख लीजिए, महिलाओं की बात कर रहा हूँ, 29 महिलाएं, यहाँ पर 29 महिलाओं में से केवल 4 ओबीसी की यहाँ पर हैं। देखिए अगर यहाँ पर विधानसभा की अगर बात करें तो 29 महिलाएं हैं, तो 29 महिलाओं में से सिर्फ 4 जो महिलाएं हैं ओबीसी कैटेगरी की हैं, याद रखिएगा ओबीसी कैटेगरी की सिर्फ यहाँ पर 4 महिलाएं हैं। और महिलाओं की आबादी कितनी है आपकी, 50% है। अब यहाँ पर महिलाओं की आबादी ओबीसी की यहाँ पर कितनी है आपकी बात करें तो 50% की आबादी, यहाँ पर आबादी की हम बात कर रहे हैं 50% है, तो उसमें से 4 लोगों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। अब ओबीसी, और अगर हम ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 60% के लिए यहाँ पर बोला गया है कि भैया जो ये 60% का जो दायरा था तो कहीं ना कहीं इसको बढ़ाकर यहाँ पर 60% है या कहीं लाने का ये की बात की गई 60%। लेकिन अब इसमें कोई इसके लिए बोलने के लिए राजी नहीं है, या कहे क्या कोई इसके लिए बोल रहा है, कभी भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि भैया यहाँ पर 50% आबादी है तो इसमें कह रहा है कि यार 60% के महिलाओं को यहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा। तो ये 60% की बात कोई भी दल या कोई इस पे चर्चा करने को राजी नहीं है, क्योंकि महिलाएं, ओबीसी महिलाओं को जो राजनीति में उतना लोग पसंद नहीं करना चाहते हैं, चाहे एससी हो या एसटी हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर सीटें महिलाओं को जाती हैं तो कहीं ना कहीं अगर महिलाओं को सीट जाती हैं तो कहीं ना कहीं पुरुष समाज कहीं ना कहीं खफा हो रहा है। तो पुरुष नहीं चाहते हैं कि महिलाओं का वर्चस्व रहे, और क्योंकि अगर जो सीटें वर्तमान समय में है, मान लीजिए 50 सीटें पुरुषों की है तो कटनी किसकी है, सीटें पुरुषों की कटेंगे। तो पुरुष ये नहीं चाहेंगे कि हमारा जो राजनीतिक कैरियर है वो समाप्त हो, कहीं ना कहीं ये चीज उनको डर सता रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे वाजपेयी सरकार की अगर बात करें, अटल बिहारी, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर देखिए अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार रही तो उसमें क्या रहा। ठीक है, वाजपेयी सरकार की बात करते हैं। ठीक है, ये सरकार कब से कब तक रही ये आपको पता होना चाहिए। इनकी जो सरकार रही है 1988 से बता रहा हूँ, 1998 से अगर हम बात करें जो 7 मार्च 2003 तक की ये सरकार रही। ठीक है, कब तक बीजेपी की सरकार रही है, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री रहे तो आपके 1998 से 7 मार्च 2003 तक की इनकी ये सरकार रही। तो इन्होंने यहाँ पर बहुत कोशिश की कि भैया यहाँ पर महिला उनको आरक्षण देने की बात की, कहीं दफे सदन में इस पे चर्चा हुई, मगर ये क्या हो पूरी तरीके से निराश रहे या कहीं सफलता इनको हासिल नहीं। और जब यूपी की सरकार रही, कांग्रेस की जिस समय सरकार रही, यूपी गठबंधन की जो सरकार रही, तो ये 22 अगस्त 2005 में यहाँ पर एक महिला आरक्षण विधेयक यहाँ पर लाया गया, जो आम सहमति से यहाँ पर बनने के लिए यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई थी। क्योंकि कांग्रेस सरकार हमेशा ही कहती है कि भैया महिलाओं के आरक्षण के मुद्दा हमने हमेशा उठाया और इस पे हमने नीति बनाई। तो 22 अगस्त 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखना, यहाँ पर लिख देता हूँ। 22 अगस्त 2005 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे यूपी की सरकार रही, तो यूपी की जब सरकार रही तो यहाँ पर इन्होंने एक बैठक का आयोजन किया जिसमें महिला विधेयक में आम सहमति यहाँ पर बनने के लिए एक बैठक हुई। और 2006, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ, 6 मई 2008 की बात कर रहा हूँ। 6 मई 2008 को यहाँ पर क्या हुआ था, यूपीए ने राज्यसभा में एक जो संविधान संशोधन था, 108वां जो संविधान संशोधन यहाँ पर विधेयक पारित किया। और यहाँ पर वो क्या हुआ, जब ये विधेयक पेश किया तो ये विधेयक कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के जो नेता रहे, विपक्ष, तो उनके दखल अंदाजी से ये जो आरक्षण का जो मुद्दा रहा महिलाओं के लिए, जो 108वां जो संविधान संशोधन हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश इनकी सफल नहीं हुई, कहीं ना कहीं असफल ये रहे। और आते आते 2014 है, जिसमें आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये आए तो इसमें इन्होंने अपने जो मैनिफेस्टो था ना, जो इनका घोषणा पत्र था, प्रधानमंत्री मोदी जब चुन के आए थे पहली दफे प्रधानमंत्री के तौर पर, तो इन्होंने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था तो उस घोषणा पत्र में ये स्पष्ट कहा था महिला आरक्षण
के बारे में इन्होंने स्पष्ट से उसका उल्लेख किया गया था कि, और 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो जो इन्होंने अपने जो संकल्प पत्र था, जिस प्रकार से 2014 में इन्होंने अपने संकल्प पत्र में उस चीज को रखा था, तो 2019 में भी इन्होंने दोबारा उसी संकल्प पत्र को रखा। और आज अगर हम बात करें तो 2014 से लेकर 19 का लोकसभा भी चला गया, तो इन्होंने महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं दी, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, कहीं पर इनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि इन्हीं के जो दल के बहुत से ऐसे पुरुष होंगे जो इस चीज को चाहते नहीं होंगे कि महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व आपके राजनीति के अंतर्गत हो, उसमें भी इनकी सीटें कटी। तो कहीं ना कहीं ये रही। अब महिलाओं का आरक्षण देने का जब हमेशा दावा की अगर बात करें तो दावा किस प्रकार से रहा आपको देख लीजिए। महिलाओं को आरक्षण देने का दावा हमेशा कहे, नावे का अगर बात करें, नावे सरकार की देश में नावे की अगर बात, नावे में 2003 में एक कोटा प्रणाली का यहाँ पर प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर कहा गया था कि जो कॉर्पोरेट जो सेक्टर है, ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो महिलाओं का जो भागीदारी रहेगी तो उनको जो वहाँ पर आरक्षण दिया जाएगा वो 40% यहाँ पर आपकी महिलाओं की भागीदारी आपके कॉर्पोरेट सेक्टर के अंतर्गत ये रहेगी। और वहीं राखड़ा एक क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर 61% यहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण की सीटें यहाँ पर की गई थी, ठीक है। और वहीं अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में महिलाओं को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगर कहीं वहां पर 43% यहाँ पर क्या है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व है आपके राजनीति के अंदर, ठीक है। वहीं अगर हम अपने पड़ोसी देश की अगर बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश में भी आपके 21% आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या चीजें हैं, यहाँ पर विशेष रूप से यहाँ पर एक चीज देखिए, इसमें किसमें कमी आई तो यहाँ पर देखेंगे तो पितृसत्तात्मक जो मूल्य थे उनमें कहीं ना कहीं कमियां यहाँ पर आनी शुरू होगी। पिता की जो आपके पिता की जो संपत्ति है उसमें कहीं ना कहीं कमी की यहाँ पर, और ग्रांड जीपी में भी कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी आई, और राजनीति में अपराधीकरण में भी कमी आई, और महिलाओं की जो संवेदनशीलता पुरुषों से यहाँ पर अधिक हो गई, ये याद रखिएगा। अब देखिए, अगर मैं राजनीति की बात करूं तो राजनीति के अंतर्गत जो महिला में जो आपराधिक गतिविधियां जो हो रही थी, कहीं ना कहीं इनके आने से कहीं ना कहीं वो गतिविधियां में भी कहीं ना कहीं कमियां आई, और महिलाओं की जो संवेदनशीलता पुरुषों से यहाँ पर अधिक होने लगी, कि पुरुषों की से अधिक जो संवेदनशीलता महिलाओं को यहाँ पर मानी। अब देखिए, संसद में महिलाओं की अगर भागीदारी की अगर बात करें, जो भागीदारी की जो रिपोर्ट 2000 ये वर्तमान समय में जब इसे लॉन्च किया गया था 2017-18 के आसपास, ठीक है। अब संसद के अंदर महिलाओं की अगर हम भागीदारी की बात करें तो कौन सी उसमें देखने को मिलता है, आपके 144वां जो संविधान संशोधन है ना, तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा कि संसद के अंतर्गत, ठीक है, संविधान के अंतर्गत जो ये 144वां जो संविधान संशोधन था, ठीक है, इसमें इस संशोधन में महिलाओं की प्रतिभागी ये कितना है, उसका प्रतिनिधित्व तो कितना है, तो इसमें हम चर्चा करेंगे। देखिए, बलवंत राय समिति आई थी, आपको याद होगा तो उसको नोट कर लीजिए। बलवंत राय समिति बनी थी, जिसमें आपसे मैंने यहाँ पर कहा था 73वां संविधान संशोधन और 74वां जो संविधान संशोधन था, इसकी नींव रखी गई थी। यहाँ पर इसमें संशोधन जो हुए थे, तो यहाँ पर मैं बात करूँ तो बलवंत राय समिति का गठन किया गया था। वो जो गठन किया था 1957 में किया गया था। 1957 में यहाँ पर बलवंत राय समिति का गठन किया गया। इसमें त्रिस्तरीय चुनाव की हमने बात करी। त्रिस्तरीय समय चुनाव का मतलब होता है कि आपकी ग्राम सभा से लेकर पंचायत समिति और जिला समिति की बात करते हैं, तो ये तीनों में महिलाओं की भागीदारी की यहाँ पर बात रही। और उसके बाद फिर एक समिति बनी, अशोक मेहता समिति का गठन हुआ। ये 1977 में इसका गठन किया गया है। और इसमें जिस प्रकार से बलवंत राय समिति में 3 प्रकार की जो त्रिस्तरीय समिति यहाँ पर की गई थी, तो यहाँ पर दो स्तरीय समिति का यहाँ पर किया गया था, गठन किया था, जो ब्लॉक स्तर से और जिले स्तर पर यहाँ पर ये चीजों का गठन यहाँ पर किया जाएगा। और फिर जाके आगे जीवी के राव, ठीक है, समिति गठित हुई। और ये जो समिति गठित हुई दोस्तों, ये समिति का गठन हुआ था 1985 में। इस समिति का गठन किया गया था। इसमें जिले को बुनियादी इकाई के रूप में और साथ ही आपके निकाय चुनाव के अंतर्गत इसको जोड़ने की बात कही गई थी। और वहां पर LM संघवी एक समिति का गठन हुआ था। ये हुआ था आपके 1986 में इसका गठन हुआ था। इसमें
संवैधानिक दर्जा और साथ ही आपके जो अधिक वित्तीय संसाधन की बात करते हैं, जैसे कि आपके कर्नाटक हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ने क्या किया था, अशोक समिति के आधार पर यहाँ पर क्या किया था, नए कानून को यहाँ पर कहीं ना कहीं बनाए थे। जब नए कानून बने तो उसके आधार पर आप देखोगे तो 1989 की बात करूं तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी का जब कार्यकाल के जब अंत का जब समय था, जब अंतिम पीरियड का दौर चल रहा था, तो वहां पर 64वां जो संविधान संशोधन था, तो वो विधेयक पेश किया गया, जिसमें जो पंचायती राज संस्थानों को, जितने भी पंचायती राज संस्थान जितने भी हैं उनको मजबूत करने का यहाँ पर प्रयास किया गया, और उनमें ये प्रयास और कहीं ना कहीं ये विफल भी रहे। ठीक है, प्रयास किया मगर कहीं ना कहीं उसमें विफल ये रहे। अब हम अगर बात करेंगे तो कभी देखिए कि पंचायती राज व्यवस्था में कैसी महिलाओं का आरक्षण रहा, किस प्रकार से महिलाओं को इसमें आरक्षण देने की यहाँ पर बुनियादी चीजें बोली गई थी कि भैया उस टाइम पे किस प्रकार से महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। तो अगर हम इस पर बात करें तो आपको याद होगा 1987 में जिस प्रकार से मैंने कहा, जिसमें राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो महिलाओं के लिए यहाँ पर एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना बनाई गई थी 1988 में। तो यहाँ पर पंचायत से लेकर आपके संसद तक का यहाँ पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन की बात कर रहा था मैं, आप उस समय पहले मैं आपको 73वां संविधान संशोधन के बारे में बताता हूँ। तो 73वां जो संविधान संशोधन था वो किया गया था आपका 1992 में ये किया गया था। इसमें जो पंचायती राज संगठन का यहाँ पर गठन किया गया था, वो जो भाग आपकी जो है ना, भाग 9 में इसको जोड़ा गया था। और आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल आपके 243 से आपके 243 से यहाँ पर 430 के आसपास की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें इसको इस भाग में इसको रखा गया। ठीक, याद रखिएगा 243 से 43 से यहाँ पर 243 यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लिख देता हूँ, 243 से 243 ओ को यहाँ पर इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर इसको जोड़ दिया गया। इसमें अनुसूची कौन सी जोड़ी गई, इसमें जो जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची को इसमें जोड़ दिया गया था, याद रखिएगा। अब 74वां जो संविधान संशोधन था 1992 में ये भी किया गया था। इसमें स्थानीय निकायों का गठन किया गया था। और भाग 9 क कभी अभी आ गए, भाग 9 क की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो था आपका 74वां जो संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, स्थानीय निकायों में का गठन यहाँ पर किया गया था भाग 9 के अंतर्गत। और अगर मैं आर्टिकल की बात करूँ 243 से लेकर यहाँ पर 243 जेड जी तक का यहाँ पर क्या किया था, इसमें अनुसूची जो जोड़ी गई थी, यहाँ पर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और जैसे आपने 74वां में देखा था, वहां पर 11वीं थी, यहाँ पर 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्व। अब मैं बात करूंगा जो आर्टिकल जो था आपका 243D की अगर बात करूं तो यहाँ पर 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात की गई थी। उनमें से भी 33% जो सीटें थी, चाहे वो SC थी या ST थी, महिलाओं के लिए यहाँ पर पंचायत स्तर पर, जो ग्राम पंचायत स्तर पर यहाँ पर क्या है उनको आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर जो 33% सीटें थी 243D के माध्यम से 1/3 सीटें यहाँ पर क्या कर दी गई थी, 33% सीटें यहाँ पर ST और SC महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या कर दिया था, रख दिया गया। अब देखिए, जो अभी हाल फिलहाल में ही जो महिला विधेयक 2023 को जो पारित किया गया था, कि आप सभी को पता है कि हाल ही में जो संसद में चल रहा जो विशेष सत्र था ना, उस दौरान यहाँ पर इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। और जो ये पेश किया गया था, अगर मैं बात करूँ इसमें जो अमेंडमेंट किया था, ये जो संविधान संशोधन 128वां संविधान संशोधन विधेयक जो था 2003 में, जिसे केंद्र सरकार द्वारा किया गया था, इसको जो नाम दिया गया था जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 की अगर हम बात करें तो इसको किस नाम से जाना गया कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको बताना है। इसमें नारी शक्ति वंदना विधेयक के रूप में इसको नाम दिया गया। कभी क्वेश्चन बनेगा कि नारी शक्ति वंदना विधेयक क्या है, ये किससे संबंधित है, तो आपको बताना चाहिए महिला आरक्षण 2023 से संबंधित है। जो विधेयक पारित किया गया था, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया था, ये 128वां जो संविधान संशोधन पेश किया गया था, विधेयक जो था 2023 इसको पेश किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, और जो ये विधेयक था, ये विधेयक के अंतर्गत जैसे लोकसभा और जितने भी राज्यसभा की जितने भी विधानसभाएं
हैं उनमें मैं जिस प्रकार से महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व की मैंने बात की तो उसमें 33% यहाँ पर आरक्षण यहाँ पर करने का प्रावधान किया गया था। और आरक्षित सीटों में जैसे राज्य की बात करें या केंद्र सरकार या केंद्रीय शासित प्रदेशों में भी अलग अलग क्षेत्रों में हम देखें तो यहाँ पर निर्वाचन की जो प्रणाली है वो अलग अलग चक्रों पर ये इसको आवंटित किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर खड़ा होता है, जो मान लीजिए SC ST OBC के जितने भी सीटें वर्तमान समय में आरक्षित हैं तो उन्हीं सीटों में महिलाओं को आरक्षण देने की बात की गई, ये जबकि गलत है। पूरा जो ओवरऑल जो है वहां से प्रत्यक्ष तौर पर महिलाओं का आरक्षण अलग करने की यहाँ पर प्रावधान यहाँ पर विपक्ष से मांग करता हुआ आ रहा है कि महिलाओं को सेपरेट कर दिया जाएगा, ना किसी पर्टिकुलर कोटे से उनको नहीं दी गई सीटें, जो आपके जनरल जो पूरा ओवरऑल है वहां से उनको सीटों का निर्धारण यहाँ पर करना चाहिए। और अगर मैं बात करूं तो इसे लागू जो करने की जो अवधि जो बात की गई 15 वर्ष बाद ये सीटों का यहाँ पर क्या करें आरक्षण की बात जो हर एक 15 सालों बाद इसको क्या कर देगा समाप्ति हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हाल ही में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस अवधि को बढ़ाने का भी विचार किया जा रहा है। संसद में के पास इसका अधिकार है कि ये इसको बढ़ाकर आपके 15 से 20 कर सकती है। देखिए इससे पहले भी जो ये बिल पेश किया गया था 2010 में इसको पेश किया गया था, जिसमें स्पेशल ये राज्यसभा की अगर बात करें लोकसभा में ये पारित नहीं हो पाया, इसको पास नहीं कर पाए। और इसके अतिरिक्त क्या हुआ था, कोटा के भीतर भी कोटा का प्रावधान यहाँ पर किया गया था। देखिए अब यहाँ पर जैसे कि हम कह रहे हैं कि भैया आपके SC कम्युनिटी में जैसे 4 सीट हैं, अब 4 सीट में भी कोटे के अंतर्गत महिलाओं को, अब 4 सीटों में से अगर 2 सीटें आपके पुरुष को चलेगी, 2 सीटें आपकी महिलाओं को चलेगी। अब ये ना कहते हुए जो ओवरऑल है वहां पर महिलाओं की सीटों को अलग से निर्धारित किया जाए ओवरऑल पुरुषों से, ये बात। और जो इसका आरक्षण का जो परिसीमन की बात करें तो यहाँ पर ये लागू होगा। देखिए इसके अंतर्गत मैंने कोटे के भीतर की जो बात की थी तो इसमें जैसे आरक्षित सीटें हैं जैसे SC ST की बात करें तो यहाँ पर आरक्षण जो इनको दिया गया है तो इसी के अंतर्गत इसको आरक्षण देने की बात की गई। और अगर हम मौजूदा लोकसभा के अगर सदस्यों की संख्या देखें तो यहाँ पर आपके 543 यहाँ पर सीटें सदस्य हैं, इनमें महिलाओं की अगर संख्या की अगर बात करें तो 543 अगर पूरे लोकसभा में सीटें हैं तो उसमें 78 सिर्फ 78 जो सीटें हैं वो राज्यसभा में लगभग आपकी 14% क्या है महिलाएं। अब महिला सांसदों की अगर बात करें, अब ये बहुत बड़ा सोचने वाली विषय है। आपके 543 टोटल आपके सांसदों की संख्या, तो उसमें से आपके 78 जो महिलाएं हैं, ये बहुत गलत बात है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है। अब यहाँ पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में ये कोटा आपके 14% ही आ जाता है, लगभग 14% यहाँ पर आ जाता है, तो बहुत कम यहाँ पर आपके लोकसभा की। अब इसकी अगर हम देखें कि भैया किस प्रकार से इसकी पृष्ठभूमि तैयार रही, किस प्रकार इसको लागू किया। देखिए पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका सितंबर 1996 में जब देवगौड़ा की जब सरकार थी वहां पर महिला आरक्षण विधेयक जब संसद में पेश किया गया था तो उसके बाद क्या होता, जैसे हमने कहा कि जब राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे 1998 में निर्वाचित निकायों में महिलाओं का आरक्षण का इनके द्वारा क्या कर दिया था, बीज बो दिया गया था। ये बीज किसके द्वारा बो गया था, राजीव गांधी द्वारा ये बो दिया गया था, कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे लाने के लिए। ठीक है, ये प्रावधान लागू किया गया है। ये जो 543 सीटें हैं उनमें जो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व 78 है, तो यहाँ पर ये 78 से बढ़कर यहाँ पर कम से कम 200 सीटें तो कम से कम महिलाओं के हक में जानी चाहिए, 150 या फिर 150 जानी चाहिए, 200 सीटें तो कम से कम महिलाओं के पक्ष में जानी चाहिए, चाहे वो OBC कैटेगरी की हो, SC कैटेगरी को हो या किसी भी कैटेगरी को, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को यहाँ पर प्रभुत्वता देनी चाहिए। तो ये जो टॉपिक मैं आप लोगों के बीच लेके आया, ये आपके जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं तो उन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए रामबाण है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों के साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।